संकल्पबद्ध हैं हमेशा से, और सिर्फ ट्रंप प्रशासन की बात नहीं है। यदि आप देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन या बुश एडमिनिस्ट्रेशन, सभी इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो किसी भी बिल्कुल। कीमत पे ईरान की इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे, और उसके लिए वो अमेरिका कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। आपने देखा किस तरीके से 3 उनके न्यूक्लियर ठिकानों को 15 साल पीछे ढकेल दिया गया। तो ये जो पूरी अमेरिका और इसराइल का जो आज सपोर्ट मिल रहा है इन प्रदर्शनकारियों को, उसके पीछे भी जो ईरान की इस्लामिक रिजीम की उनके प्रति, अमेरिका और इसराइल के प्रति जो बैर भाव ही नहीं बल्कि घृणा की भी जो भावना दिखती थी, उसकी वजह से भी आज अमेरिका और इसराइल इस तरीके से संकल्पबद्ध नजर आते हैं कि इस्लामिक रिजीम को बदला जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि अब आगे आने वाले कुछ दिन बड़े ही क्रिटिकल हैं, लेकिन यदि ये रिजीम कोलैप्स करती है तो ये ईरान के लोगों के लिए भी और पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के लिए भी एक अच्छा और सकारात्मक डेवलपमेंट होगा, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। सर, आपने सबसे अच्छी जानकारी तो ये दी कि इससे आतंक का खात्मा हो सकता है। देखिए, युद्ध तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इससे आतंक का खात्मा हो सकता है, हमास जैसे आतंकी संगठन का। एक बार मैं लौटना चाहूंगी जेके बंसल साहब के पास। सर, ये बताइए, अगर हम बात करें तो युद्ध में खर्चे पर क्या सिस्टम के टूटने यहां पर तय हैं? अगर हम बात करें अमेरिका, ईरान, अब देखिए खर्च उठाने को तैयार हैं, लेकिन सिस्टम भी तो टूटेगा ना। तो ऐसे में कौन कौन से वो देश हैं सर, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले जिसकी आर्थिक स्थिति पर सबसे इसका व्यापक असर होगा अमेरिका के अलावा? देखिए, मैंने बताया अमेरिका का ऊपर में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना डिफेंस बजट रखा हुआ है। $9 बिलियन या $1 ट्रिलियन बहुत बहुत बड़ा बजट होता है कि उन्होंने रखा हुआ है। तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति बल्कि उनकी तो मजबूत हो जाएगी। अभी पूरा तेल का कंट्रोल जो है, पूरा बिजनेस जो इसराइल ईरान का, वो जो पहले से प्लानिंग रखते हैं वो उस पर अपना कब्जा कर लेंगे। जहाँ तक है, इसराइल को काफी खामियाजा हुआ है इस लड़ाई के दौरान में, उनकी इकोनॉमी जरूर बैकवर्ड हुई है। और जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान की जब ये रिजीम चली जाएगी तो उनका तो अभी भी कुछ जो है बजट या उनकी इकोनॉमी स्थिति तो इस समय भी खराब है और अच्छी हो जाएगी। और जैसा बताया है संजीव श्रीवास्तव जी ने, जी। जो उधम मचाया हुआ था, अब आप देखिए जितने भी ये हुती ने जो लाल सागर के अंदर में कितना व्यापार को खराब किया हुआ था, पूरे वर्ल्ड को जो किया था, हमास ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया। तो इस प्रकार से ये का अंत होगा। और तो और आप ये देखिए, हमास के जितने भी ये जो आतंकी हैं, ये तो पीओके तक में आके इन्होंने जो है जो पाकिस्तान के बिल्कुल सर, आईएसआई के बिल्कुल बात ठीक। किया है। तो ये एक अंत होएगा, एक काफी हद तक कमजोर कम आएगा। और जो एक ईरान की जो रिजीम की जो पॉलिसी थी, जो आतंकवाद फैलाने की या प्रॉक्सी वार की, उसमें काफी कमी आएगी। तो उससे काफी अच्छा हो जाएगा एक बारी अगर रिजीम चली जाती है। और इसका जाना अब तय है। और वहाँ मिडिल ईस्ट में बहुत दिन से जो अमेरिका इसराइल इसके लिए सोच रहे हैं, कोई आज का नहीं है, इन्होंने बहुत पहले से ये प्लान किया हुआ था कि हम रिजीम चेंज करेंगे। और रिजीम चेंज करने में पहले इरादा ये भी था, जो डिफरेंट फैक्शन ग्रुप है वहाँ, जो मिलिटेंट है, उनको तैयार किया जाए डिफरेंट जगह से, उसमें एक उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए। लेकिन डिसइंटीग्रेट करने के बजाय जो यहाँ की आम जनता है वही अभी सड़कों पे आ गई है। तो अभी देखिए जरा, अब स्टारलिंक यहाँ पे जो है वो अपना इंटरनेट दे देगा, अमेरिका और इजराइल हथियार दे देंगे। तो अब ये ग्राउंड बूट ऑन ग्राउंड पे डालने की तो जरूरत है ही नहीं, एयर स्ट्राइक करके खत्म कर दिया जाएगा। तो जल्दी अभी मेरे ख्याल से विद इन ए वीक और सो ये कोलैप्स हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये इस्लामिक जो रिजीम है इसका अंत हो जाएगा। और यहाँ एक ओपन सोसाइटी, और पहलवी का राज हुआ। पहलवी ने तो बोल दिया, पहलवी ने, कि मैं जल्दी आपके पास में आ रहा हूँ, उनको हौसला दे रहे हैं, उधर से बात करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो भी इनके अगेंस्ट हैं। हालांकि आपस में नाटो की और अमेरिका की नहीं बन रही, पर इस मुद्दे पर वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा कोई भी। और रहा चीन, तो अपना फायदा देखता है, चीन का कोई फायदा ही नहीं है। वो तो हथियार बिकेंगे तो आएगा। रशिया की तो हालात खराब है। रशिया इनको इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था कि ड्रोन दिए थे ईरान ने उस समय तो, लेकिन अभी कुछ इनको सपोर्ट वगैरह कुछ मिलने वाली नहीं है और ये खत्म हो जाएगा इस्लाम। सर, आपने बहुत अहम जानकारी दी है रशिया को लेकर, क्योंकि देखिए तमाम यहाँ पर जो जनता है, जो दर्शक हैं, वो रूस को बहुत बड़ा यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर देखते हैं अगर हम बात करें। और आपने सर बहुत अहम जानकारी ये दी कि कहीं ना कहीं रशिया भी उतना ताकतवर नहीं है। और अब एक बार हम एक सवाल लेंगे संजीव श्रीवास्तव सर से। सर, ये बताइए, अगर हम विदेश नीति की इसमें बात करें तो अमेरिका ऐसे रूल्स तोड़ता नजर तो आ रहा है, और ट्रंप भी ऐसी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। ट्रंप को जिद्दी शासक कहा जा रहा है, उनकी कुंडली निकाली जा रही है। ट्रंप को आखिर ये हुआ क्या है? तो ऐसे में सर क्या लगता है, ट्रंप आगे बैकआउट करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जैसा जेके बंसल साहब बता रहे थे
कि युद्ध की वैसी स्थिति नहीं है स्थिति, बट उतनी व्यापक नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। तो आपसे मैं एक बार सर समझना चाहूंगी कि अगर ट्रंप की हम स्थितियों पर बात करें तो क्या आगे मूव फॉरवर्ड या बैकआउट, क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कुछ नीतियां जो पहले के कार्यकाल में रही, और उसको जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और वो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि जो एक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अब्राहम एकॉर्ड्स को जो साइन कराया गया था 2020 में, जिसमें कि ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में संवाद की प्रक्रिया शुरू की गई थी, और इजराइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही थी, और एक एक करके जो अरब के जो राष्ट्र थे, जो सुन्नी बहुल राष्ट्र थे, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। और ये जो पीस प्रोसेस चल रहा था, उसका परिणाम ये हुआ था कि I2U2 नामक एक इनिशिएटिव सामने आया था, जिसमें कि भारत, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आया था G20 के समय में, वो भी अब्राहम एकॉर्ड्स का ही एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम था। तो लेकिन जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला 7 अक्टूबर को किया, वो जाहिर है कि वो उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को तोड़ने के लिए किया गया था। और हालांकि सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन ये पूरा जो सिचुएशन थी वो लार्जली ईरानियन बैक थी, क्योंकि हमेशा ये जो हमास है वो ईरानियन प्रॉक्सी ही है, और वो उसने इस तरीके के हमले किए। बाद में हिजबुल्लाह और हुती ने भी हमले किए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अब्राहम एकॉर्ड्स की उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब मैं आता हूँ वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो टेंडेंसीज अमेरिका के अपने जो वैल्यूज जो जिसकी की बातें वो करते हैं कि एक किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सम्मान दिया जाना चाहिए। आतंकवाद और अतिवाद एक अलग विषय है। आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर देखिए जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए। और आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जहां कहीं भी अगर इन नीतियों को बदलने की आवश्यकता है, वहां पर विश्व की शक्तियों को ऐसा करने के लिए पूरा अपना प्रयास भी करना चाहिए, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। लेकिन किसी भी राष्ट्र की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसके जो रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर उन राष्ट्र की जनता ही तय करना चाहिए कि उसका क्या होगा। और इस तरीके की जो सोच है, जिसमें कि वेनेजुएला के ऊपर एक उनके ऑयल के रिसोर्सेज पर जिस तरीके से अमेरिका अपने एक तरह से अपना लिया है, वो ग्रैंड को भी अपने टेरिटरी का पार्ट बनाना चाहते हैं, कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको को भी वो लगातार धमकियां दे रहे हैं। और फिर उसके बाद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अपना कहते हैं कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो इसी तरीके से अगर अन्य राष्ट्र भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के आधार पर चलने लगे, तो फिर जाहिर है कि ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में डाल सकता है विश्व को। तो ये जो टेंडेंसीज हैं, मैं इसको बिल्कुल भी गलत मैं मानता हूं कि ये अमेरिका का जो स्टेप वेनेजुएला के संदर्भ में लिया गया है, या ग्रीनलैंड के प्रति वो अप्रोच जो दिखा रहे हैं, वो विश्व के जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के विरुद्ध है, और इसके की प्रवृत्तियों से अमेरिका को बचना चाहिए। अमेरिका जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का कस्टोडियन होने का दावा करता है, वो अपनी छवि के विरुद्ध जाकर के इस तरह के कार्य न करे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका ने अपनी जो छवि है, जो पूरे विश्व में जिस तरीके की बनाई है, उसके विपरीत जाकर के अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ स्टेप लेंगे और फर्दर स्टेप लेंगे, ऑलरेडी उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को कैप्चर कर लिया है, उनकी धर्मपत्नी को भी वहां से उठा लिया, और इस तरीके का एक्शन अमेरिका से अपेक्षित नहीं है। और जाहिर है कि अमेरिका को एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को सम्मान देना होगा, और तभी जाकर के वो चाइना से लड़ाई लड़ सकता है, तभी जाकर के वो रशिया को की आलोचना कर सकता है कि रशिया ने क्यों ऐसा किया जो रशिया ने यूक्रेन में किया। अदरवाइज अगर इसी तरीके से महाशक्तियां रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने लगे और पूरे विश्व को अपने एक कॉलोनियल इंपेरियलिस्टिक माइंडसेट के साथ रन करने लगे, तो ऐसे में तो पूरे विश्व की व्यवस्था एक दिन नहीं आगे बढ़ सकती। और ये नाभिकीय हथियारों के जखीरों पर बैठी हुई दुनिया किसी महाविभीषिका में जा सकती है, किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर में जा सकती है। इस तरीके की परिस्थिति, इस तरीके की जो स्टेप डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं, उनसे बचना होगा। लेकिन जो जैसा कि मैं फिर से कहूंगा कि ईरान के संदर्भ में और मिडिल ईस्ट के संदर्भ में उन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और देखिए, मैं अंत में इस बात को कहना अवश्य चाहता हूं कि यदि मिडिल ईस्ट रीजन में जो नॉर्मलाइजेशन की, जो एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की, जिसमें ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यदि वो बैक ऑन ट्रैक होती है, और उस प्रक्रिया में चाहे इस्लामिक रिजीम जो यहाँ की ईरान की वो कोलैप्स करती है, और उसके बाद जो रिजीम आती है, उसके बाद इजराइल की और अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
जो आतंकी हैं वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को करना चाहते हैं, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो सबसे बड़ा जवाब है वो है डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन। आतंकियों के साथ तो जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए, अतिवादियों के साथ भी जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना बिल्कुल। चाहिए। जी लेकिन जो सिविलाइजेशंस हैं, जो विश्व के बड़ी सभ्यताएं हैं, उनके बीच में संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना आज की नितांत आवश्यकता है। और ये यदि ऐसा होता है, यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ती है, संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो मैं ये मानता हूं कि आतंकियों की ये सबसे बड़ी हार होगी। ये जो आतंक और विभाजनकारी शक्तियां हैं, अतिवादी शक्तियां हैं, आतंकी शक्तियां हैं, इनकी सबसे बड़ी हार तभी होगी कि जब सभ्यताएं आपस में संवाद करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस इनिशिएटिव को जरूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर, अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध की पूरी स्थिति पूरी दुनिया में अब वो बना चुके हैं। एक बार मैं लौटना चाहूंगी और फिर से जेके बंसल सर के पास। सर ये बताइए, हमने तमाम दुनिया की बात कर ली, लेकिन अब हम भारत की बात करें सर, तो क्या विश्व युद्ध की जो स्थिति बन रही है, हालांकि होगी नहीं ऐसा आप दोनों का कहना है, मानना है, और ये भी आप कह रहे हैं कि ट्रंप की जो ये जिद है वो पीछे होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देश के बारे में समझना चाहें सर, तो क्या आपको लगता है कि साइबर अटैक से भारत पर बहुत गहरा असर होगा, और भारत कैसे अपनी रक्षा करे इस युद्ध